हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं बायोलॉजी का भारतीय विवरण बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, उसका जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज की क्लास में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का जस्ट में डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ कहने वाले हैं कि हम जो भी आपको क्लास में डाउट क्लियर करवाएंगे इन सभी का नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो उस ग्रुप का जो लिंक है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। कहता है कि जो जीव होते हैं उसके लिए पोषण का मतलब होता है भोज, खाद्य पदार्थ। ये क्यों जरूरी है, अनिवार्य का मतलब क्यों जरूरी होता है ये, ठीक है। अब देखिए, जो जीव होते हैं जैसे मनुष्य हो गए या कोई जानवर हो गया, तो सभी क्या क्या है, जीव हैं। तो इन्हें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हम संचार करते हैं, मतलब हम चलते हैं या हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, या हमारे शरीर में कोई हरासमेंट होता है, तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या होता है, पोषण की ज़रूरत होता है, ठीक है। इसका उत्तर तो होगा कि जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। कहता है कि जो हम एनर्जी हमारे शरीर में आता है वो सब किसके आता है, खाद्य पदार्थ। मतलब खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है, एनर्जी लगता है, ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। इसीलिए हमें क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होती है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि पोषण की परिभाषा लिखें। कहता है कि जो पोषण है, पोषण किसे कहते हैं। कहता है कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। कहता है कि कोई जो जीव होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा पोषण तत्व का मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं उससे जो हमें नई एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण, ठीक है। जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इत्यादि सभी क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि स्वपोषण किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक। कहता है कि स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, मतलब कौन सी चीज़ें रहेगी तो स्वपोषण का क्रिया होगा, और इससे उत्पाद क्या है, मतलब इससे क्या नया चीज़ बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, कहता है कि स्वपोषी जो होता है उसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना आवश्यक होता है। एवं इसके उत्पाद क्या होते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल। कहता है कि स्वपोषण, देखिए स्वपोषण जो होता है इसकी जो क्रिया होती है यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए उसे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल। अगर ये चारों उपस्थित हैं, ये चारों एक साथ उपस्थित होंगे तभी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। अर्थात स्वपोषण तभी हो पाएगा जब ये चारों उपस्थित रहेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में का होना इन चारों पे ही निर्भर करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही स्वपोषण होता है। इसीलिए स्वपोषण के लिए प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होना आवश्यक है। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, तो उसके बाद हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑक्सीजन तथा जल की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत है। चलिए, कहता है क्या कि प्रपोषण से आप क्या समझते हैं। प्रपोषण का मतलब होता है कि वे जीव जो किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। कहता है कि आप इससे क्या समझते हैं। कहता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव या स्रोत पर निर्भर रहता है, हम उसे स्वपोषण कहते हैं, सॉरी परपोषण कहते हैं। मतलब वो सभी जीव जंतु हैं जो किसी अन्य पे निर्भर हो, जो खुद पे निर्भर ना हो, जो किसी दूसरे पे आश्रित होता है, वो सभी क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। जैसे जीव हो गए, जंतु हो गए, ये सभी क्या कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं।
कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु या पौधे के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, मतलब खुद के शरीर से अवशोषित करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि, ये सभी क्या है, मृतजीवी पोषण है। मतलब एक बात समझिए, कहता है कि पोषण की वह जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु, कोई जीव जंतु मर गया, ठीक है, या कोई पेड़ पौधे क्या हो गए, पेड़ पौधे के शरीर से जीव अपना भोजन घुलित, मतलब जो पेड़ पौधे से सड़ गए उसके शरीर से जो अपना घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन क्या करते हैं, शरीर से ही प्राप्त करते हैं या अवशोषित करते हैं, उसे बोलते हैं मृतजीवी। जैसे कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ सभी क्या है, मृतजीवी पोषण है। अगला देखिए प्रश्न है, कहता है कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण क्या कहलाता है या किसे कहते हैं परजीवी पोषण। कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। कहता है कि कोई जीव है, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में आके, उसके शरीर के से संपर्क में आके अपना भोजन प्राप्त करता होगा, वो सभी क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए खटमल, जिसे हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं उड़ीस, जैसे हमारे जहाँ हम सोते हैं चौकी होता है या हम चेयर पे बैठते हैं लकड़ी का, इस सभी में क्या होता है, खटमल का प्रजनन हो जाता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, टच करके अपना भोजन प्राप्त करता है। हमारे शरीर में खून की प्राप्ति करके अपना क्या करता है, भोजन। तो हमारे शरीर में टच कर रहा है ना, कौन, खटमल, तो इसी लोग क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मच्छर, जब हम सोते हैं तो हमें क्या लगता है, मच्छर लगता है, कहीं हम और साइड में रहते हैं तो वहाँ पे हमें मच्छर लगता है, तो मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर से ब्लड को अपने पोषण के लिए अवशोषित करता है, तो हमारे शरीर में संपर्क करके लेता है, इसलिए मच्छर भी क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। उसी प्रकार से मलेरिया आदि सभी क्या है, परजीवी है, क्योंकि सभी किसी अन्य जीव के शरीर में स्पर्श करके अपना भोजन क्या करती है, प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या, कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। अब देखिए, प्राणी संपोषी का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे का क्या करता होगा, देखौंसी करता होगा। कहता है कि वह पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि, ये सभी क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। क्यों, क्योंकि सभी एक दूसरे को देखौंसी करके अपना क्या कहते हैं, पोषण करते हैं, इसीलिए सभी क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण क्या समझते हैं, आप प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आप यही बोल सकते हैं। कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहता है कि जब कोई प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, जो जीवित पेड़ पौधे होते हैं, यदि वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, उत्पत्ति करता है, अपना भोजन बनाता है, तो यह जो विधि होता है, इसी विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब देख लीजिए, ये क्या है, इसका इक्वेशन है। कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, जब क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब ये दोनों रिएक्शन करता है, तब हमें क्या करता है, पेड़ पौधा ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, अपना खाना पोषण को तैयार करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम लोग मनुष्य लोग ग्रहण करते हैं, और जल का भी निर्माण करता है, जो वाष्प के रूप में क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है क्या, कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। कहता है कि जो पत्ती होती है उसको प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्तियों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, पत्तियों में होती है। क्यों, क्योंकि पत्ती में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और जिस चीज़ से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यह अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। हम क्या बोले कि जो क्लोरोफिल होता है यह हमेशा कहाँ पाया जाए, पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। कोई दिक्कत है। चलिए
अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न कहता है क्या कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, कि कहता है कि जो भोजन का पाचन है इससे आप क्या समझते हैं। कहता है कि भोजन का पाचन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा उत्तक निर्माण और अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर सके, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कहता है कि पाचन का मतलब होता है क्या, जब हम कोई भोज पदार्थ ग्रहण करते हैं, कोई हम खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, पहले उसको जटिल, चूँकि हम कुछ बड़े अंश में प्राप्त करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद क्या करता है, शरीर उसे अवशोषित करता है और उसे क्या करता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। या हम इसकी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणु मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसका क्या कहता है, अपघटित किया जाता है। अपघटित का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को उसमें परिवर्तित किया जाता है जिससे जिससे यह अवशोषित हमारे शरीर कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और इनके नाम लिखें। कहता है कि मनुष्य के शरीर में मुख गुहा में मनुष्य के शरीर के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके नाम क्या है, निम्न है। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, तो ये है मनुष्य के 3 जोड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो 3 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मनुष्य में आमाशय कितने भागों में होते हैं। मनुष्य में जो आमाशय होते हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है, और कहता है कि उनके नाम लिखना है। कहता है कि मनुष्य में आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य में जो आमाशय होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, तो कार्डियक, जो आमाशय का अग्रभाग, अग का मतलब होता है आगे का भाग जो होता है वो क्या होता है, कार्डियक कहलाता है। दूसरा है फुंडिक, फुंडिक क्या होता है, जो अमाशय का मध्य भाग, जो उसके बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है, फुंडिक कहलाता है। और तीसरा होता है पाइलोरिक, जो अमाशय का पिछला भाग होता है, जो क्या होता है, अमाशय का पिछला भाग, वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत की 3 भागों का नाम लिखें। कहता है कि मनुष्य की जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। हमसे चौड़ाई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछा है कि लंबाई कितनी होती है और इसके 3 भाग जो हैं इसके कौन कौन नाम है, आपको ये बताना है। कहता है कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग में 6 मीटर होती है और चौड़ाई जो होता है 2.5 मीटर के आसपास होता है। तथा छोटी आंत की जो ये निम्नलिखित 3 भाग है, पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, ये तीनों क्या है कि छोटी आंत की भाग है। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आपको बेहतर तरीक़ा समझ में आ गया है और हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इन चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से समझ पाए, पढ़ पाए। और एक चीज़ दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको इस क्लास का नोट लेना है पीडीएफ में तो आप लोग हमारे चैनल ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाइएगा, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।